क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, उसमें क्या करना चाहिए तुम्हें। उस क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 80 मोल क्वेश्चन नंबर 55 80 मोल % ऑफ MgCl2 है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ। वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलल aqueous solution of MgCl2 कितना होगा mm of Hg, जबकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 50 mm of Hg। क्वेश्चन अंडरस्टैंड अगर हो जाता है ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट पॉइंट ये है कि इसकी लैंग्वेज से क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। बताओ क्वेश्चन क्या है, कौन सा अपने पास फॉर्मूला लगाना चाहिए वो बताओ मुझे। अपने पास वाटर का वेपर प्रेशर दिया है और उस वाटर में उसने क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी है वो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बस वो लगाना है इसमें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट लगा दो। अपना वो क्या है था फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर, x2 के बराबर। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा P बाय P1 नॉट। डेल्टा P कैलकुलेट करना है और ये x2 के बराबर नथिंग बट n2 बाय n1 कर देते हम लोग, क्योंकि इसको निगलेक्ट करते हैं, या फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट करना है तो ऐसे। अब हमें ये कैलकुलेट करना है एक्चुअली डेल्टा P, और उनका बाद में जो आएगा इसमें से कम कर देंगे, वो अपना फाइनल आंसर है। ये P1 नॉट कितना आया है दिया हुआ 50 दिया है, और ये हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा P कि कितना लो हो जाएगा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना कम हो जाएगा, ये निकालना है। N1 और N2 की वैल्यू के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। 0.8 और 0.2 वो कहाँ से आ गया, ऑलरेडी दिया है कि अगर 80 मोल % है MgCl2 के, तो अगर इसका इतना है तो बचे हुए उसके, यानी किसके कितने मोल, 0.8 बाय 1, और ये दिया था अपना 50, डेल्टा P बन जाएगा। कितना आ रहा है डेल्टा P, यस लोअरिंग 10 का आ रहा है, तो डेल्टा P 40 आ रहा है। अब इसमें से हम लोग को जो वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर AgCl2 ऑब्वियसली कितना होगा 10। अपना वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलल, ठीक है, अगर 0.1 मोलल है तो वो होगा 80% मोल, 80 मोल %, मोल % ऑफ MgCl2। इसका मीनिंग क्या है, जो कि बोल रहा है डिसोसिएट हो गया है, इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा ये MgCl2 डिसोसिएट कैसा होगा, Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, और ये सपोज अगर 1 है तो दैट टाइम है 0 0, बट उसका कितना % डिसोसिएट हुआ है 80, यानी 1 का 0.8 डिसोसिएट हुआ है, तो इधर कितना बनेगा 0.8, और ये 0.8 इंटू 2, तो I की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्चुअली इसमें I लेना पड़ेगा अपने को, I तब आंसर बनेगा अपना
क्योंकि वो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, हम लोग डायरेक्ट आई की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते हैं, अपना आई 3 से कम आना चाहिए। कितना आ रहा है आई? आई कितना आ रहा है इसका? 0.2 प्लस 0.8 प्लस 1.6 कितना? 2.6 आ रहा है। ऑब्वियसली आई की वैल्यू जो है वो मोर देन 3 नहीं आना चाहिए था, लेस देन 3 आना चाहिए थी। आई की वैल्यू पुट कर दिया। अब रिटर्न चल जाओ अपने क्वेश्चन में, डेल्टा पी बाय P10 आई इंटू x2 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर दोगे तो अब अपना आंसर बनेगा। यस, और x2 जो लेना है वो होता है N2 बाय N1। तो N2 कितना दिया है? बोला था कि 1 मोलर सोल्यूशन है, एक्चुअली 1 मोलर सोल्यूशन है, दैट मीन्स N2 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखा कैसे कि इसमें N2 की वैल्यू 1 होती है और N1 कितना होता है? 55.56, यानी डेल्टा P बाय P10 कितना था? 50। आई की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 2.6 इंटू 1 बाय 56.56। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, 57। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस X, नॉन रिएक्टिंग है 0.6 ग्राम और Y है 0.45 ग्राम, और उसका टोटल प्रेशर है 740 mm ऑफ Hg, जबकि मोलर मास दिया है X का, इसका 20 है और इसका 45 है, और बोला है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X इज। ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X? कोई फॉर्मूला होगा पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X। बस टोटल प्रेशर तो दिया है, आप क्या कर लो, पहले मोल निकालो, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालो और बाद में इसको कैलकुलेट में पुट कर दो तो अपना ये बन जाएगा। तो मोल कैसे निकलेंगे? मोलर मास देकर है तो उससे गिवन मास बाय मोलर मास मोल्स बनेंगे, और उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स, उससे मोल फ्रैक्शन बनेगा और उससे इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 71 ना, क्या था उसमें? एक लिक्विड M और दूसरा N। M का कितना था? प्योर लिक्विड, उसका 450 mm ऑफ Hg था और इसका है 700 mm ऑफ Hg। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको लॉजिक लगाना है। तो बोल रहा है नीचे में 4 ऑप्शन दिए हैं कि लॉजिकली इसमें से कौन सा आंसर राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है। तो आपको ये जो है ना, ये प्योर लिक्विड है और ये उनका प्योर लिक्विड में उनका प्रेशर है, यानी ये क्या है? P10 और P20। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया? क्या देखा इसमें अपन ने कि ज़्यादा वोलेटाइल कौन है? जिसका वेपर प्रेशर कम है, ज़्यादा है, होता है ऐसे। जिसका वेपर प्रेशर, हाँ एग्जैक्टली, जिसका वेपर प्रेशर मोर है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। तो अगर हम लोग इसको लिक्विड में लेंगे
लिक्विड सोल्यूशन में अपन दोनों को कंबाइन करेंगे, m को और n को। सोल्यूशन में तो दोनों रहेंगे m और n, बट ज़्यादा वोलेटाइल कौन है? n। तो यहाँ पर किसके फ्रैक्शन ज़्यादा रहेंगे? मोल फ्रैक्शन किसके ज़्यादा रहेंगे? n के m के? यस, यहाँ पे ऐसा कंडीशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनेगा और यहाँ पर x मोल फ्रैक्शन ऑफ m और मोल फ्रैक्शन ऑफ n। तो ये इससे हमें ये पता चलता है, एक्चुअली जब भी ऐसा आता है ना, तो ये दोनों से हमें पता चलना चाहिए कि ज़्यादा वोलेटाइल ये हैं, तो यहाँ पर वेपर फेज में इनके मोल ज़्यादा रहेंगे, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा रहेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अपने को कैलकुलेट करने के लिए कि उनका लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन इक्वल है, लिक्विड में दोनों इक्वल है, XA इज इक्वल्स टू XB, हाफ हाफ है, ठीक है। बट इसका जो पहला ए था ना, इसका प्रेशर जो है वो 400 है और इसका प्रेशर 700 है प्योर, P1 नॉट, PA नॉट, PB नॉट। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि वेपर फेज में क्या होंगे उनके मोल फ्रैक्शन, आप बताएं। या किसका ज्यादा रहेगा, ए का कि बी का? यस, ऑब्वियसली बी का ज्यादा रहेगा। ये विदाउट कैलकुलेट करे आपको समझ में आना चाहिए, है ना। या नहीं, कैलकुलेट तो हो जाएगा, दोनों के मोल फ्रैक्शन दिए हैं, टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर, है ना, हम लोग जैसे कैलकुलेट करते थे मोल फ्रैक्शन। तो हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कंसेप्ट से। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 73। अब इसको कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा कंपेयर करो, थोड़ा समझो उसका मीनिंग। आप कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे नो प्रॉब्लम, बट बोला क्या है, दोनों के मोल फ्रैक्शन, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन 0.5 है मिक्सचर में, और इसका अगर 0.5 है सर तो इसका भी 0.5 ही होगा, खत्म। बट पूछ रहे हैं वेपर फेज में कितना होगा। वेपर फेज में क्या लगता है आपको विदाउट कैलकुलेट करें, जबकि दोनों के प्योर प्रेशर दिए हैं, एक का 400 और एक का 600 है। ए का PA नॉट 400 है और PB नॉट 600 है। यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था आपसे, यही पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा था। विदाउट कैलकुलेट करें, ओनली कंपेयर करो क्या होगा इसका, किसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेंगे। ऑब्वियसली ऑप्शन मिल रहा है क्या वैसा? अब हाँ, ऑब्वियसली अगर उसमें मोर देन 1 है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट आपको पहले रिजेक्ट बेस पे आपको रिजेक्ट करते आना चाहिए 2 ऑप्शन, ठीक है। फिर आगे बढ़ के उसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका एक पीवाईक्यू बन जाएगा 2019 का। बट उसका आंसर जो है वो इक्वल मोल फ्रैक्शन नहीं रहने वाले, दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, कैसे बनेगा वो बताओ। वन 159 उसमें बोला है कि 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है और उसमें से 250 ग्राम वाटर है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस, और KF तो अपने को पता होता है वाटर का 1.86 होता है। अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेट एज आइस, कितना अमाउंट वाटर का आइस बन जाएगा और कितना वाटर की फॉर्म में रहेगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व। बट ये सर कैसा होगा, फ्रीज अगर हो जाता है तो सभी वाटर फ्रीज हो जाना चाहिए ना। इसलिए पॉइंट ये है कि ये -10 डिग्री पे अपन उसको फ्रीज कर रहे हैं, तो
कुछ वाटर आइस के फॉर्म में रहेगा, कुछ वाटर वाटर के फॉर्म में रहेगा, आइस नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है अपने को, इक्वेशन वही है अपना डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू W2 इंटू M2 इंटू W1 इंटू यहाँ पे 1000। ये कितना है, ये कितना है, -10 है कि 10 लेना है ओनली, 10 डिफरेंस तो 10 रहेगा। के एफ 1.86, W2 62 ग्राम इथिलीन ऐड किए इंटू 1000 करना है। M2 मोलर मास इथिलीन ग्लाइकोल का इथिलीन ग्लाइकोल अच्छा 62 ही है। आपको लगता है कि मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ है ना, पहले हमें देखना पड़ेगा कितना वाटर, आप W2 W1 निकाल लो पहले, टोटल वाटर इतना है अपने पास 250 और ये आ रहा है यहाँ से कितना W1, ठीक है, तो W1 यहाँ से बन जाएगा अपना, कितना आ रहा है W1 186। अब क्या करना है आगे, अब अपने पास टोटल वाटर कितना था, टोटल पानी अपने पास था 250 पानी था, 186 इक्विलिब्रियम पे है, बचा हुआ फ्रीज हो चुका है। नहीं आपने कैलकुलेट कर लिया सब है, बट क्वेश्चन का मीनिंग अभी भी नहीं समझा है, मैं समझाता हूँ। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, ठीक है। वाटर में अपन हम कुछ अगर नॉन वोलेटाइल ऐड करते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने 1 ग्राम NaCl ऐड करने पर 100 ग्राम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो चुका है -1 डिग्री सेल्सियस। अब इतना पानी कब फ्रीज होगा, -1 पे। बट अगर सपोज मेरे पास 150 ग्राम है पानी, तो उसमें से कितना फ्रीज होने वाला है, 100 फ्रीज होने वाला है इस पर, तो रिमेनिंग 50 का फ्रीज होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे वही कंसेप्ट है, अपने पास टोटल पानी कितना है 250, 250 ग्राम पानी है अपने पास, बट सबका फ्रीजिंग पॉइंट इतना नहीं है। कितने इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना बन चुका है -10, 186 का पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बन चुका है -10, 186 ग्राम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बन चुका है -10। उससे पहले जो पानी होगा यानी रिमेनिंग जो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर है वो पहले फ्रीज हो चुका है, वो आइस बन चुका है, पहले आइस बन के सेपरेट हो चुका है, ठीक है। इतने ही बचे हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जेई करने तो बहुत सारे आते हैं, बट धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं बहुत सारे पहले ही सेपरेट हो जाते हैं बोर्ड के लिए। अब बचे हुए इतने ही हैं जो जेई कर रहे हैं बस। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।